हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ टीईटी हॉस्टल वार्डन अर्थात छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक का आज हमारा ये गणित का तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने और भी इसके दो भाग बना लिए हैं, जिसमें आपको विगत वर्षों में जितने भी परीक्षा हुए हैं उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ संपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ यहाँ पर आपको फल देखने को मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न है, कौन कौन से टॉपिक पर प्रश्न बना हुआ है आज का, और ये इस सेशन में आपको क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। समय न गंवाते हुए हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमारा या आज इस वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक से संबंधित आज प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वो देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमारा आज का चयन किया गया है, जो कि विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका है अनुपात समानुपात। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा ज्यामिति से संबंधित। तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा श्रेणी, जिसमें समानता श्रेणी, गुणवत्ता श्रेणी, हरात्मक श्रेणी होती है। उसके बाद हमारा क्षेत्रमिति है, इसमें अभी बताया नहीं गया है कि वो 2D वाला है 3D वाला है। प्रश्न जब आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि वो 2D वाला है कि 3D वाला है। फिर आ गया आपका चाल, दूरी और समय। उसके बाद आ जाएगा आपका घातांक एवं करनी। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके पात्रता परीक्षा या फिर हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा में बिल्कुल पूछे गए हैं, उसी पैटर्न में ही आपको पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर ये आया हुआ है, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत ही एकदम साधारण और सहज सा प्रश्न है, लेकिन वही चीज हमको कठिन लगने लगती है। और कठिन लगने का मात्र एक कारण होता है कि हम क्या होते हैं, जैसे ही प्रश्न कोई देखते हैं सबसे पहले ये सोचते हैं इसमें फार्मूला कौन लगेगा, फिर फार्मूला को अपने दिमाग में दौड़ाने लगते हैं, फिर नहीं आता, फिर टेंशन होता है। प्रश्न को आप इत्मीनान से पढ़ो, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, आपको हर चीज बनेगा, ये इसकी गारंटी है। देखो इस प्रश्न को बनाना कैसे है। दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। मतलब क्या बोल रहा है, कभी भी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए अनुपात समानुपात का, कि दो व्यक्ति हैं तो पहले व्यक्ति को खड़ा करो, पहले कौन कौन है उसको बुलाओ, हाजिर करो, है कि नहीं। सीधा सूत्र में दौड़ जाते हो, मुश्किल यही है फिर, है ना। पहले व्यक्ति को तो आमंत्रित कर लो। तो चलिए पहला व्यक्ति आ गया, ये दूसरा व्यक्ति आ गया, दोनों की उम्र का अनुपात 5:7 था। पहला व्यक्ति का 5 और दूसरा व्यक्ति का 7। इस प्रकार से लिख लीजिए। अब कभी भी आपको कोई चीज अनुपात दिया है, मतलब वह संख्यात्मक मान नहीं है। मतलब जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है बोल रहा है, मतलब पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5, ऐसा नहीं है। वो केवल उसका अनुपात, मतलब एकदम सरलतम रूप, उससे और वो आगे नहीं कट सकता। तो कभी भी आपको अनुपात दिया रहेगा, उसको कभी भी आपको संख्या बनाना है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक निश्चित राशि दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो संख्या जो मान अपन को निकालना है, मतलब उसका
अर्थात यहां पर उम्र उम्र का अनुपात 5:7 है, लेकिन उम्र निकालोगे तो एक निश्चित राशि आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 5x, कॉमा लगा ले रहा हूं, और दूसरा हो जाएगा मेरा 7x। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो हो गया आपका वर्तमान की बात। किसकी बात? वर्तमान। अब लेकिन ये बंदा जो प्रश्न दिया है उसमें बोला 18 साल पहले, ठीक है, 18 वर्ष पहले, है ना, 3 साल पहले, ऐसा दिखाता है कि नहीं दिखाता है? बिल्कुल वैसे 18 साल पहले। देखो भैया, अगर मान लो कोई आज 40 साल का बंदा है ना, अगर उसको 18 साल पहले उसकी उम्र पूछोगे तो इसका मतलब उसमें 18 घटा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी की उम्र को घटाओगे और अगर उसके पास उसका दोस्त है तो 18 साल पहले उसकी भी उम्र कम 18 साल कम होगी कि नहीं होगी? दोनों लोग 18 साल कम होंगे। पता चला एक जने का कर दिए दूसरे का नहीं किए। अरे 18 साल पहले दोनों 18 साल के छोटे रहेंगे, मतलब कम करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में एक जने की उम्र 5x ले लिए, एक जने का 7x ले लिए। क्या हो गया मेरा? 18 साल पहले 5x माइनस में आ गया 18, और दूसरा वाला हो गया 7x माइनस 18। देखो इत्मीनान से समझो, बिल्कुल हर प्रश्न बनेगा आपसे, जिससे कुछ भी नहीं बनता, डर लगता है, उससे भी ये प्रश्न बनेगा। अब ये देखो नया उम्र आ गया। अब यही नया उम्र का जो अनुपात है वो 8:13 था। ये जो 18 साल पहले है ना, ये जिसको मैंने टिक लगाया है, यही अनुपात 8:13 था। तो अनुपात का मतलब यहां पर बटा के रूप में लिखेंगे हम उसे। तो ये हमारा आ जाएगा 5x ऋण 18 बटे अनुपात 7x ऋण 18, और इसी को किसके बराबर, क्योंकि 18 साल पहले की बात है ना, तो ये इसी को ले लेंगे 8:13। समझ में आ गया? अब इसको तिर्यक गुणा करो तो 13, 5 और 18 दोनों के साथ गुणा होगा। 13 पंचे कितना हो गया? 65x, और 13x 4 10, 13 एकम 13 और 10 23। गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा मतलब 13 दोनों के साथ गुणा होगा। वैसे ही 8 का गुणा 7 और 18 दोनों के साथ होगा। तो 7 अट्ठे कितना हो गया भाई मेरे? 56x माइनस 18 अट्ठे हो जाएगा 144। ठीक है, 18 अट्ठे कितना हो गया मेरा? 144। अब x वाले को एक तरफ कर लो और नंबर वाले को एक तरफ कर लो। तो चलिए बिल्कुल कर लेते हैं। तो यहां पर आ गया मेरा 65x में 56x माइनस कर लो, क्योंकि इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस से इधर आके प्लस बन गया। तो 234 में आप घटा लो भैया 144। ठीक है, और इस प्रकार से 65 में जब 56 को घटाओगे तो आपके पास मिल जाएगा ये 9x, जो कि बराबर आएगा किसके? 90 के। और इस प्रकार से हमारा x का मान आ गया 10। 10 नहीं 90 होता है। लेकिन आपको ये 10 नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, तो भैया हमको तो उम्र चाहिए। तो एक है 5x, मतलब 5 का गुणित कर रहे हैं x के साथ। तो पहला वाला बंदा हो जाएगा मेरा 50 और दूसरा वाला बंदा हो जाएगा मेरा 70। समझ में आ गया? डी ऑप्शन में है। अब देखो ये तो हो गया तरीका नंबर 1, जो विधिवत हमने समझाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको नियम से हट के काम करना पड़ता है। ठीक है, आप मेरे को यहां पर देख लो कैसे आप इसको फटाफट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है तो आपको भैया 1 नंबर का प्रश्न है भाई। 1 नंबर माने कितने रैंक पीछे चले जाओगे खुद नहीं मालूम आपको। कितने लोग कंपटीशन में दौड़ते रहते हैं। ये देखो 40 है, पहला ऑप्शन ले लो 40 और 56 है। ये देखो जो मैं जो अभी अब बता रहा हूं ना प्रोसेस, वो प्रश्न के हिसाब से, हर प्रश्न में ऐसा नहीं कर सकते आप। ये जो मैं आपको शुरू में बताया हूं, ये हर मतलब ये नियम धर्म तो सब प्रश्न में लगा के बना सकते हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा वैकल्पिक विधि बता रहा हूं वो हर प्रश्न में आप नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए अब देखो ये किससे कटेगा? कटेगा किससे? देख लो भैया, 8 का 5 बार में कटेगा ये। 8 का 5 बार में, और 8 सत्ते कितना हो गया? 56। देखो 5:7 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, मतलब हमारा ये जो प्रश्न है उसको ये जो उम्र दिया है वो सही कर रहा है। अब इसको 18 साल पहले घटाओ, तो 18 घटाओगे तो कितना आएगा?
कितना आया 18 साल पहले ये 22 का होगा, और ये 18 साल पहले कितने का होगा 38 का होगा। दोनों का अनुपात निकाल लो, 11 अनुपात कितना आ गया 19। क्या 8 अनुपात 13 आया क्या? नहीं आया। तो इस तरह से इसको खारिज करते जाना है, समझ रहे हो बात को। तो हम लोग देखो ऐसा नहीं है कि कोई विधि या मेथड जानेंगे तभी गणित बनेगा, समझ रहे हो बात को। आपको एकदम यही चीज को मैं आपको सबसे शुरू में ही बोल दिया कि आप लोग क्या होता है सीधा सूत्र माइंड में चलाने लगते हो। अरे भाई प्रश्न तो पहले पढ़ लो, क्या बोल रहे हो, आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह से एक एक करके चेक करके भी आप एक नंबर ला सकते हो अगर आपको ये सिस्टम नहीं मालूम तो। क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहां पर जरा देख लो, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। अब देखो भैया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं भैया? त्रिभुज का कई प्रकार होता है, ठीक है। उस त्रिभुज के प्रकार में हमारा एक क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है, समझ रहे हैं बात को। क्या होता है भैया समकोण त्रिभुज। ये देखिए मैं यहां पर आपको अवगत करा रहा हूं, आपको समझ गया बात को। ये जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं देख लो, ये लो। चलिए हमने चित्र भी इसका बना दिया यहां पर। अब क्या करना है बोला, इसके विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं भाई मेरे? ये देखो ये 90 है, इसी के सामने जो भी भुजा रहेगा इसी को बोलते हैं विकर्ण। अब देखो यहाँ पर ये अनुपात के रूप में दिया है, भुजा का मान नहीं दिया, लंबाई नहीं दिया, अनुपात के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब किसका किसका अनुपात दिया उसको पहले देख लो। आधार ये, ठीक है, लिख देता हूं मैं, आधार का अनुपात दिया है विकर्ण के साथ। कितना दिया है भाई मेरे? 4:5। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, चलिए इसको यहां लिख देता हूं 4:5। अभी अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में ही मैंने अभी बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या दे दिया कॉन्सेप्ट में? कि जब भी आपको क्या दिया रहे, अनुपात दिया रहे, उसको एक्चुअल संख्या मतलब उसका एक्चुअल मान में अगर प्रदर्शित करना है तो एक हो जाएगा मेरा 4x और एक हो जाएगा मेरा 5x। मतलब ये 5x दे दिया और ये 4x दे दिया। देखो यहां पर कई सारे लॉजिक लगे हुए हैं, कई नियम बन के ये प्रश्न बना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। देखना कितना सारा नियम लगेगा, ठीक है। व्यापम भैया एकदम व्यापम मतलब व्यापक ही है वो, समझ रहे हो बात को। व्यापम मतलब व्यापक समझ लो। खैर इसका एक शॉर्टकट है वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो जब यहां पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो ये वाला जो है मेरा वो आ जाएगा 3x। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये p और b क्या है? मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब का वर्ग होता है, प्लस क्या होता है भैया? आधार का वर्ग होता है कि नहीं? ये सब कॉमन चीजें जो सब कोई जानते हैं। यहां से आप क्या निकाल लोगे? 3x निकाल लोगे। करके दिखा देता हूं, देखो कर्ण का वर्ग दिया है 5x का वर्ग, और ये लंब हमारा, ठीक है, ये अच्छा आधार दिया हुआ है ना। चलिए आधार को दिया है, चलो आधार को इधर लिख लेता हूं, लंब निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए इसको 4 ले लेते हैं, उसको 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए 4x यहाँ पर आएगा और 3x आएगा। देखना 3x कैसे आ रहा है बता रहा हूं मैं। अब लंब हमारा निकालना है भैया, प्लस आधार कितना दे दिया हमको? 4x का वर्ग। देखो भैया ये 25x का वर्ग आता है, ये लंब का वर्ग प्लस कितना आ गया मेरा? 16x स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का वर्ग जो है 25 में 16 माइनस होगा तो 9x स्क्वायर आएगा। जब आप इसका लंब निकालोगे तो 9 का आ जाएगा 3 वर्गमूल में, और x स्क्वायर का x। देखो आ गया कि नहीं आ गया? चलिए बिल्कुल। अब यहां पर देखो भैया परिमाप दिया है, परिमाप मतलब ये भुजा, ये और ये तीनों भुजाओं को मिलाएंगे। तो तीनों भुजाओं को मिलाएंगे मतलब एक 3x है, एक 5x है और एक कितना है भैया? 4x है। तीनों को मिलाकर कितना बोल रहा है? 48। ये टोटल होता है मेरा 12x 48। और इस प्रकार से x का मान आ जाएगा आपका 4। अब जब x का मान आ गया 4 तो आप क्या करोगे? देखो 90 अंश है, क्या है? 90 अंश है। तो एक क्या बनेगा? आधार, और एक बनेगा ऊंचाई। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो होता है आधा गुणित आधार गुणित क्या जी? ऊंचाई।
तो आधा गुणित आधार रखो, आधार ये मेरा है आधार 4x है, और x का मान तो खुद कितना आ चुका है 4 आ गया है। तो चलिए क्या रखें, 4 चौक कितना हो गया मेरा 16, 4x माने 4 चौक 16, और यहाँ पर रखो 3x, 3x मतलब 3 चौक कितना हो गया 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16 छक्का कितना हो गया भाई मेरे 96। अब देखो ये तो हो गया आपका जो विधिवत जो चलने वाला है कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला जिसमें हमको अडिग रहना है, हमेशा हमेशा के लिए अडिग रहना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वेट मिनट, एक मिनट वेट करो, थोड़ा ऊपर इसको कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत मत हो बाद में, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, चलिए हो गया हमारा, ओके। अब यहां पर जरा देखो, ये जो कभी भी ऐसा विकर्ण 5 और आपको कोई भी एक भुजा 4 दिया है, मतलब समझ जाओ इसको, देखो शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। 4:5 दिया है, ये विकर्ण ये आधार, तो आपको सीधा लंब को मानना है 3, सीधा 3, क्योंकि 4 5 में 3 ही आएगा, याद रख लो। अब ये देखो रटवा रहा हूं समझो, आप इसको अगर कर सकते हो, रटना अच्छा नहीं है तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अब देखो ये तीनों मिलके 3 हिस्से हैं, एक के पास 4 हिस्सा है, अनुपात माने हिस्सा समझो, एक के पास 5 है, एक के पास 3 है, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर तो मेरे जैसे समझाना नहीं है, आपको तुरंत फटाफट सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? तीनों मिलके क्या बन रहे हैं 48, तीनों मिलकर 48 ना, मतलब 4 5 9 और 3 12, 12 हिस्सा माने 48, तो एक हिस्सा माने कितना हो गया 4, इसको रखो 4 चौक 16, और ये लंब हमारा 4 तिया 12, फटाफट ऐसे सोचते जाना है, और दोनों को गुणा करके क्या कर लेना है आधा कर लेना है, और 16 छक्का कितना हो गया 96। इसको कोई शॉर्टकट नहीं है भाई मेरे, फटाफट करोगे वही आएगा, मतलब इसको जो एक समझा रहा हूं इसलिए लंबा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखो। आप वहां पर मेरे जैसे समझाओगे थोड़ा ना, अपने मन में फटाफट फटाफट क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ जाता हूं मैं। जबरदस्त ये प्रश्न है भाई मेरे, इतना बेहतरीन प्रश्न है, दिल खुश हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर प्रश्न को देखो पढ़ता हूं मैं। यदि दो असमान धनात्मक वास्तविक संख्याओं p एवं q का समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको। क्लियर है? अब देखो ये सबसे पहले तो समांतर माध्य होता क्या है पहले वो समझो। ये देखो समांतर माध्य आपको दिया है P और Q, तो समांतर माध्य मतलब दोनों के बीच का, तो दोनों के बीच का कैसे निकलेगा, उसी को माना है A, उसका नाम क्या दिया है उसने A, तो दोनों को जोड़ना रहता है और जोड़ के बटे में क्या करना है भाग 2 कर लेना है, तो आपका निकल जाएगा समांतर माध्य। ये जो नियम बता रहा हूं केवल जब 2 ही लोग रहेंगे तब की बात है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य में जोड़ के बटा 2 करते हैं, गुणोत्तर माध्य मतलब गुणा से संबंधित है, उसको क्या माना है उसने जी बोला है कि नहीं बोला है, तो मैं भी जी लिख दे रहा हूं। उसमें क्या करना है दोनों को पहले गुणा कर लेना है, दोनों क्या कर लेना है भैया गुणा, और जैसे यहां बटा 2 करते हैं तो गुणा वाले में वर्गमूल लगा लेते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए अब यहां तक स्पष्ट हो गया। तो यहां पर एक नियम होता है कि हमारा जो समांतर माध्य है, समझ रहे हो बात को, समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, मतलब ए बड़ा होगा किससे जी से। ये आप 11वीं क्लास का है गुणोत्तर माध्य एक्चुअल में, समझ रहे हो बात को। तो चलिए बिल्कुल यहां पर देखो ए बड़ा है जी से, यहां पर तो ये तो खत्म हो गई इसकी कहानी, यहां पर ए बड़ा है ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक बात बताओ, मेरी बात को जरा समझना, अगर इसका वर्ग को, अब यहां पर देखो पी धन, अब इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है, क्या से समझाता हूं, उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लेते हैं P का मान है मेरे पास 4 और Q का मान है 9, मेरी बात को समझते जाओ। देखो अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से उदाहरण अपना लेके बना सकते हैं,
P का मान है 4 और Q का मान है 9। तो देखो यहां पर समांतर माध्य कितना हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा 4-9/2। ठीक है, यहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं, देख लो कितना आ गया 6.5। ऐसे खैर तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो प्रूफ है बहुत लंबा है। ठीक है, चलिए उसको समझाऊंगा तो पूरा वीडियो ही लॉन्ग हो जाएगा। तो जी का मतलब क्या हो गया, 4 × 9 और उसका अंडर रूट कितना आ गया भाई मेरे 6। यहां से देख रहे हो, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। अब ये देखो तीसरा बंदा को, इसका नाम है G²/A। G² माने ये जी का मान आ गया 6, तो G²/A करोगे तो जी का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर कितना आ गया मेरा 36 बटे में ए का मान कितना आ गया 9 4 कितना आ गया 13, 13×3 = 39 होता है, मतलब 13×2 = 26 और 13×7 = 91, लगभग 2.7। तो हमको एक उदाहरण लेने पर यह पता चला कि ये सबसे बड़ा होगा, जी उससे छोटा होगा, और G²/A उससे भी छोटा होगा। तो यहां पर हमारा इस तरह से सटीक आंसर हमारा ए मिल रहा है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमारा जो ये राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको एजम्पशन मेथड, मतलब आप कोई एक उदाहरण लेकर कोई भी नंबर लेकर आप इसे ये कर सकते हैं। वैसे इसका डायरेक्ट एक थ्योरेटिकल ये है, कॉन्सेप्ट है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी, मतलब ए मतलब समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है किसके, गुणोत्तर माध्य के। बात क्लियर हो गई, चलिए बढ़ जाऊं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं। तो फिर अब यहां पर जरा ध्यान से जरा समझना और देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न आया हुआ है वो हमारा क्षेत्र नीति से संबंधित है। अब इसी को मैंने शुरू में ही मैं जिक्र कर दिया था कि ये जो क्षेत्र मिति है उसमें दो प्रकार के होते हैं, 2D और 3D। तो ये 2D वाला है भाई मेरे, द्विविमीय, जिसमें क्षेत्रफल या परिमाप निकालने का होता है। घन घनाभ गोला शंकु बेलन बिल्कुल भी नहीं है, या प्रिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो भैया क्या बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। जबरदस्त प्रश्न है भाई मेरे, बिल्कुल इत्मीनान से देखना है और ध्यान से समझना है। ए बी तथा सी डी त्रिज्या वाले, कहां है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं। भैया ए बी और सी डी को व्यास बोल रहा है भाई मेरे, इसको जरा समझो आप। और ये व्यास तो आपको ए बी और सी डी दिया है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो 7 है। माने पूरा ए बी आपका हो जाएगा 14, और वही सी डी भी क्या हो जाएगा 14, और मेरा ए ओ बराबर होगा ओ बी, बराबर होगा ओ सी, बराबर होगा ओ डी। ये सब आपके कितने मिलेंगे 7 सेंटीमीटर। यहां तक स्पष्ट हो गई मेरी बात, बात क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर जो मेरा ओडी है, क्या है भैया ओडी, वो इस छोटे वाले वृत्त का व्यास का काम कर रहा है। मतलब यहां से यहां आपका ये मात्र ये हो जाएगा भैया 3.5। ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूं। चलिए, तो P से लेकर B जो है वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल आप स्पष्ट होंगे, क्योंकि ये पूरा 7 है, ओ से डी 7 है, तो ये यहां से इसका आधा 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बिल्कुल, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और नियम लगा है, देखो ज्यामिति का नियम कहता है कि मेरे पास अगर कोई वृत्त है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए ये देखो ये मेरा आ गया, ऐसा एक त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है। यहां से ये लंबवत है बोल रहा है, ये लंबवत का मतलब यहां पर 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज के लिए बन जाएगा मेरा आधार, अभी अभी बताया हूं मैं, और ये हो जाएगा मेरा ऊंचाई। ठीक, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब चलिए करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास एक बड़ा सा वृत्त है क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
क्या क्या करना है देखो, सबसे जो बड़ा वाला है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में मेरे को घटा देना है। किसको घटाना है भैया? ये छोटा वाला वृत्त और एक त्रिभुज का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और उसके साथ जोड़ लेना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर इस बड़े वाले में घटा देंगे। तो त्रिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग। तो यहां पर त्रिज्या कितनी है देख लो, बड़े वाले का त्रिज्या कितना है? 7, और उसका वर्ग। उसमें आप क्या करोगे? माइनस करोगे। किसको? छोटे वृत्त। छोटे वृत्त का मतलब क्या हो जाएगा? पाई। मेरी बात को समझो, क्या हो जाएगा? पाई। फिर क्या आएगा भैया? 3.5, और उसका क्या लेना है आपको? वर्ग। बीच में क्या लगेगा? प्लस। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरा आधा गुणित आधार। तो ये मेरा आधार बनेगा, ये पूरा, ये आधार बनेगा ये पूरा। तो 7 दूने कितना हो गया मेरा? 14। और ये बनेगा मेरा ऊंचाई। तो ये कितना आ गया मेरा? 7। चलिए रख दो, सॉरी 7 आएगा। ठीक है। अब देखो इसको 3.5 को लिखते हैं 7 का वर्ग। किसका? 7 का वर्ग। ठीक है। 7 का वर्ग बोल रहा हूं, 7/2 का वर्ग। 3.5 का मतलब होता है 7/2। ठीक। तो यहां देखो 7 का वर्ग है, यहां भी क्या है? 7 का वर्ग है, यहां भी 7 का वर्ग है। तो 7 का जो वर्ग है वो कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर क्या बचा? 22/7 बचा कि नहीं भाई? 22/7। बीच में क्या रखेंगे? माइनस। ठीक है। एक एक करके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार उसी को गुणा करोगे, उसी को फिर भाग करोगे, उससे अच्छा निकाल दे रहा हूं मैं। अब यहां पर आ गया 22/7 गुणित, ये देखो ये 7 का वर्ग निकला है, लेकिन नीचे में 2 का वर्ग बच गया है, मतलब 1/4 बच गया है। बीच में क्या रखोगे आप? प्लस। यहां कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा है मेरे पास? 1। अब स्पष्ट है? तो इस तरह से आप इसको निकाल लोगे। 7 का वर्ग, ये जो माइनस है दोनों के लिए है, तो 22/7 आ गया माइनस 22/7 गुणित 1/4 प्लस 1। ये जो प्लस 1 है वो भी आपका कितना हो जाएगा मेरा? -1 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा ये? माइनस और 1 आ गया। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब देखो यहाँ 22/7 पूरा है, यहाँ 22/7 1/4 बार है, तो पूरे में 1/4 भाग को घटाओगे तो कितना आएगा मेरा? 3/4 गुणित 22/7 -1। ठीक है। अब ये हमारा, अब अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखते जाइए। क्लियर है? जब इसको अपन करेंगे तो 7 का वर्ग, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा मेरा 28। अब 22 दिया 66 में 28 को जब घटाओगे, ठीक है, तो आ जाएगा 16 में 8 गया तो 8, और 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 3। क्लियर हो गया? ठीक है। 66 में जब आप क्या करेंगे? 28 घटाओगे, ठीक, 16 में 8 गया 8, कितना आ गया? 3, 38 आ गया। अब काट दो, ये 7 2 बार है, 7 एक कम, 7 का कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा। और कितना आ गया जरा देख लो, ये कितने बार में गया? 2 बार में, ये 2 बार में, तो कितना आ गया मेरा? 19। तो आ गया 7 गुणित 19/2। 19 सत्ते कितना होता है? कितना आ जाएगा मेरा? 7 या 63 का 3। ठीक है। 3 आ गया, मतलब ये देखो सीधा सीधा दिखने लग गया। ठीक है। 7 या 63 का 3, 6, 7 कम 7 और 6 कितना हो गया मेरा? 13। बटे में करेंगे 2, तो जो कि आ गया 66 दशमलव कितना? 5। ठीक है। तो मुद्दा ये था कि बड़े वाले में छोटे वाले वृत्त और त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को क्या करना है? माइनस करना था। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया जबरदस्त वाला प्रश्न। किसका प्रश्न है ये? चाल, दूरी एवं समय का है। ठीक है। चाल, दूरी एवं समय का प्रश्न है, जबरदस्त। मैं कोई पिछले वाले कई वीडियो में बता चुका हूं मैं कि औसत चाल का मतलब क्या होता है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है।
ये बोल रहा है भैया 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है। ठीक, 2 घंटे में कितने के स्पीड से भाग रहा है? 10 के स्पीड से। मतलब वो टोटल कितना दूरी तय किया होगा? टोटल कितना दूरी तय किया होगा? 20 किलोमीटर ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बोलने का मतलब होता है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। देखो सूत्र भी नहीं लगाना है, ये 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, मतलब 1 घंटा में मात्र कितना दूरी तय किया होगा? 13 किलोमीटर। अब देख लो यहां पर हमारा हमको काम है दूरी और समय से। समय कितना आ गया मेरा? समय कितना आ गया? 3 घंटा। टोटल कितना दूरी तय हो गया? 20 और 13, 20 और 13 कितना हो गया मेरा? 33। तो जो स्पीड है या चाल है 1 घंटे में वो कितना चल पा रहा है? अब टोटल को एक साथ हिसाब किए तो देखे तो 1 घंटा में तो मात्र 11 किलोमीटर चल रहा है भैया। तो जब 1 घंटे में 11 किलोमीटर चल रहा है तो इसीलिए उसका स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर मौजूद है? डी में मौजूद है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। ठीक, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। एक होता है ट्रिक वाला, समझ रहे बात को? उसमें क्या रहता है मालूम है? उसमें या तो दूरी को बराबर देगा या तो समय को बराबर देगा। तो यहां पर ना तो समय बराबर है ना दूरी बराबर है। देखो पूरा दिमाग खराब कर देगा। हमेशा ट्रिक काम नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक इसीलिए पढ़ा करो बोलता हूं। चलिए, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन डरोगे काम कहां से बनेगा? ठीक है, बिल्कुल एकदम इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले। ये परमीकरण के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है, घातांक एवं करनी का है। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख के बताता हूं और समझाता हूं। देखो ए का मान कितना दिया हुआ है? वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 बटे में कितना आ गया है? वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2। यहां तक बात स्पष्ट हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इसमें बोला है ए का वर्ग धन बी का वर्ग। अब क्या करते हैं हड़बड़ी में? ठीक है, ए का वर्ग और बी का वर्ग। तो चलिए ए का वर्ग ले लो। ए का वर्ग ले लो √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, और उसका क्या ले लेना है? वर्ग। मतलब ये ऊपर वाले का भी वर्ग है नीचे वाले का। वैसे बी का वर्ग ले लो। बी आपको क्या लिया? √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। तो बी का वर्ग कितना हो जाएगा भैया? देख लो, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2, और उसका क्या कर लोगे? स्क्वायर कर लोगे। दोनों को जोड़ लेना है भाई मेरे। तरीके हजार हैं, तरीके हजार हैं, आपको कैसा बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए दोनों को रख दो। तो √3 प्लस √2 का वर्ग डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 का वर्ग, बीच में क्या लगा दिया मैंने? प्लस √3 माइनस √2 का वर्ग डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरा? √3 प्लस √2, और उसका क्या हो गया मेरा? वर्ग। यहां तक स्पष्ट है? जब भी हम हल करते हैं, कौन सा वाला? बटा वाला, क्या होता है हमारा? दोनों का लघुत्तम लेना रहता है, दोनों के पास वर्ग है। बिल्कुल ठीक, स्पष्ट हो रहा है? ध्यान से सुनते जाएंगे। तो अब मैं एक काम करता हूं, एक बार यहां साइड में थोड़ा सा लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। √3 प्लस √2 का जब वर्ग करोगे तो ए का वर्ग बी का वर्ग, मतलब 3 धन 2 आएगा, प्लस 2a भी आएगा। 2a भी मतलब 2, ए भी मतलब दोनों का गुणा। दोनों का गुणा करोगे तो √3 √2 का गुणा करोगे तो √6 आएगा, जो कि मेरा आ गया 5 धन अंडर कितना? 5 धन 2 अंडर कितना आ गया? 2 अंडर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो यहां पर क्या लग जाएगा? केवल माइनस लग जाएगा। बस इतना ही समझना था हमें। ठीक है, अब ऐसा अभी क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में 5 धन 2 वर्गमूल 6, और ये 5 ऋण 2 वर्गमूल 6। ठीक, बीच में क्या लगा लूं? प्लस। अब ये ऊपर वही रहेगा 5 ऋण 2 वर्गमूल 6 बटे कितना?
5 धन 2 वर्गमूल 6। क्लियर हो गया। अब चलिए इसका लघुत्तम लेते हैं। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों गुणा होगा। तो चलिए 5 धन 2 वर्गमूल 6 पहले लिख देता हूं धन वाले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन ही धन लिखा जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाक से कर देते हैं। चलिए कितना आ गया मेरा 2 वर्गमूल कितना आ गया 6। ठीक, ये इसके साथ गुणा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 5 धन 2 वर्गमूल 6, पूरे की घात कितना हो जाएगा 2, बीच में क्या लगाना है आपको? प्लस लगाना है। चीज समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5 ऋण 2 वर्गमूल 6 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये तिर्यक गुणा होगा। ठीक, चलिए बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। अब यहां पर जरा ध्यान से आप देखेंगे कि दोनों का जो लघुत्तम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो ये क्या होता है, यहां पर लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब ये हमारा इस रूप में है, उसको ऐसा लिखना है ए का वर्ग माने 5 का वर्ग कितना आएगा 25 माइनस 2 और अंडर रूट 6 का वर्ग, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा मेरा 4, और अंडर रूट 6 का वर्ग कितना आएगा, तो रूट हट जाएगा और 6 चौक कितना आ जाएगा ये 24। देखो करके दिखा देता हूं, 2 अंडर रूट 6 उसका वर्ग, 2 का वर्ग आएगा 4 और अंडर रूट 6 का कितना आएगा मात्र 6, 6 चौक 24। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब यहां पर अभी अभी एक चीज बताया, देखो ये वाला देख लो, 5 धन 2 वर्गमूल 6 और उसका वर्ग। क्या बताया अभी नियम में क्या बताया मैंने, ए प्लस बी का वर्ग क्या सूत्र होता है, 5 का वर्ग तो आएगा 25, 2 अंडर रूट 6 का वर्ग करोगे अभी अभी किया मैंने, कितना आ गया मेरा 24 प्लस 2 गुणित 5 गुणित 2 अंडर रूट 6, ये तो आएगा ही। अगर यही चीज मेरा माइनस में रहा, प्लस के बजाय किस में रहा जी, प्लस के बजाय किस में रहा, माइनस में रहा। ठीक है, कितना आएगा जरा ध्यान से देख लो, कितना आ जाएगा देख लो, ये 25 आएगा ही, ए का वर्ग मिलेगा बी का वर्ग मिलेगा, लेकिन ये ऋण 2 ए बी रहेगा, और इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है जी, जोड़ना है। तो ये प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल। तो इसका आंसर यहां से लेके आ रहा हूं, देख लो। अब देखो यहाँ 25 25 क्या हो गया 50, 50 और ये 48, 50 में 48 करोगे कितना आएगा मेरा, जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरा 98। तो ये आ जाएगा मेरा 98 बट्टे में 1, जो कि किसके बराबर आ जाएगा आपका 98, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर मौजूद है, बी पर मौजूद है। तो इस तरह से इसको और भी बनाने का तरीका है, इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। ठीक है, चलिए ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग लिखते हैं, ए प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा मेरा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, बीच में क्या लगाओगे प्लस, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये देखो ये ए आ गया, ये बी आ गया, उसका क्या लोगे वर्ग माइनस 2 गुणित अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये आ गया ए, गुणित बी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, कुछ नहीं बचा, यहां पर बचा 1। ठीक, इसको तिर्यक गुणा कर दो, देख लो कितना आ गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, उसका आएगा वर्ग प्लस, ये देखो तिर्यक गुणा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, उसका क्या मिलेगा स्क्वायर बटे में, दोनों का लघुत्तम आएगा तो आएगा ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। कौन सा वाला लगा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, मतलब एक बार पहले का वर्ग माइनस एक बार दूसरे का वर्ग, ये पूरा टोटल होके माइनस में 2 एक कम कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अभी अभी देखो इसको खोले थे अपन, तो ए का वर्ग 3 बी का वर्ग 2 प्लस 2ab, तो अभी बताया ना 2ab मतलब अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 6, बीच में क्या लगेगा प्लस, ए का वर्ग 3 बी का वर्ग 2 माइनस 2ab, 3 का वर्ग रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 2, और उस पूरे का क्या लगाना है आपको
स्क्वायर माइनस 2, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। 3 2 5, 3 2 5, 5 5 कितना हो गया 10 बटे में 1 उसका वर्ग माइनस में 2, 10 का वर्ग कितना होता है 100 में 2 घटाओगे कितना आएगा 98। देखो बनाने के कई तरीके हैं इसको, समझ गए बात को, लेकिन हमको आपको जो भी अच्छा लगे वो आप करिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था, इन टॉपिक्स पर हमारा प्रश्न था। एक एक देखो थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल वाला प्रश्न देता है व्यापम, तो इससे भी पहले हमने और भी इसका पार्ट बना लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक अवेलेबल है, मिल जाएगा, वहां से पुराने पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।